हेलो बच्चों, मैं सुनीता बिजरवाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पर हम बी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने बी ब्लॉक एलिमेंट को डिस्कस किया है। लगभग सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। हम यहाँ पर अब कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स को देख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कह लें या एलिमेंट के कंपाउंड कह लें, वो हम देख रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में बात की थी। अब हम पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में बात करेंगे और लास्ट लेक्चर में हमने इसको स्टार्ट भी कर लिया था। तो एक बार चैप्टर को आप रिवाइज करके देख लीजिए, जो जो टॉपिक हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो साथ साथ पहले सारे टॉपिक्स को एक बार देख लेंगे। तो देखो, अभी हम डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं, तो ये सारी सीरीज 3D 4D 5D 6D सीरीज हम पढ़ रहे हैं, पढ़ ली है वैसे तो हमने। बाकी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, जैसे क्रोमियम है, ठीक है, इन इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के कंपाउंड हम देख रहे हैं, क्या क्या कंपाउंड है। फिर हम एफ ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली थी। आपको याद होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और सारे जो एलिमेंट हमारे जितने भी हैं सबकी कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ईजी है, ठीक है। कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, वो भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी डायरेक्टली वैसे तो आएगा नहीं, वैसे एलिमेंट से तो आएगा नहीं जिनका इजीली आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही एलिमेंट का आएगा जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शनल है, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पर हमने देख लिया था डी ब्लॉक एलिमेंट, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं ये देख लिया था। उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर ली थी कि हर एक सीरीज में 10-10 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट है ये डिस्कस कर लिया था। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली थी डी ब्लॉक एलिमेंट की, यहाँ पर इस तरीके से। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से हमने देख ली थी और हमें याद ही होगी, है ना, इतनी इजी है थी। कुछ एक्सेप्शनल, जैसे यहाँ पे क्रोमियम कॉपर है, ये एक्सेप्शनल है। क्यों ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी हमने ट्रांजिशन एलिमेंट की। फिर वेरिएशंस, एटॉमिक साइज और आयनिक साइज, इनमें देख लिया था। एटॉमिक रेडियाई में क्या वेरिएशंस हैं, या आयनाइजेशन एनर्जी में क्या वेरिएशन है। कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे कॉइनेज मेटल है, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनका क्या ऑर्डर है। अगर हम करेक्ट ऑर्डर देखें आयनाइजेशन एनर्जी का, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है गोल्ड, देन कॉपर, देन हमारा सिल्वर, ठीक है। तो कॉइनेज मेटल्स हैं, इसलिए पहले से यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देख लिया था। फिर बात की थी कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव से। जेड इफेक्टिव यानी कि एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस। तो जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर साइज ज्यादा है किसी भी एटम का, ठीक है, एलिमेंट का साइज अगर बड़ा है तो उसका जो जेड इफेक्टिव है वो कम होगा। साइज अगर ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव कम होगा। जेड इफेक्टिव अगर कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। लेकिन साइज अगर छोटा है, तो उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा है इस वजह से ही तो साइज छोटा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव का मतलब है कि न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अट्रैक्ट करके रखा हुआ होगा, बहुत ज्यादा पावर से खींचा होगा अपनी तरफ, जिससे कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी बहुत ज्यादा हमें देनी पड़ेगी। इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, हाई होती है। तो जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा और साइज कम, ठीक है। चलिए, तो फिर यहाँ पर देख लिया था हमने, अगर हम एस ब्लॉक से कंपेयर करें तो डी ब्लॉक जो है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि स्मॉल साइज ज्यादा है ना इनका। एस ब्लॉक वाले थोड़ा साइज में बड़े होते हैं। चलिए, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी वही है, वही हमने देख लिया था कि जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी वो हमेशा ज्यादा होंगी। जैसे अगर हम देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 हमेशा ज्यादा होगी 1 से, 3 हमेशा ज्यादा होगी 2 से, 4 हमेशा ज्यादा होगी 3 से, ठीक है, 5 हमेशा ज्यादा होगा 4 से। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो रिमूव कर रहे हैं लेकिन प्रोटॉन थोड़ी ना रिमूव कर रहे हैं, प्रोटॉन तो उतने ही प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर रहे हैं, प्रोटॉन उतने हैं। तो प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है, या हम कहें जेड इफेक्टिव है, वो बढ़ जाएगा। वो जब बढ़ जाएगा
तो वो इलेक्ट्रॉन को और टाइटली होल्ड करके रखेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा अगले सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में, जिससे कि हमें ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए हमने कहा कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये आगे को जो ऑर्डर जा रहा है वो ग्रेटर ग्रेटर का ऑर्डर है ना। ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ये E1 E2 E3, E1 E2 क्या आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 की ज्यादा है 2 से, 2 की ज्यादा है 1 से, इस तरह। तो फिर इसी के कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। तो फिर बात की थी ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि ये शो करते हैं मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्यों शो करते हैं बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि NS और N-1D दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिस वजह से ये क्या करते हैं, ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। अब दूसरी चीज ये कि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही क्यों करते, दोनों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो होता है काफी कम, इस वजह से। ठीक है, तो ये सिंपल सा आंसर था। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि क्यों ये जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बाकी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3D सीरीज हमने यहाँ पर देखी है, ये कैसे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है। अगर आप मैग्नीज को देखें तो ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +2 से लेकर के 3, 4, 5, 6, 7 तक। ठीक है, तो लेकिन एक डिफरेंट चीज ये भी है कि जिंक को अगर आप देखें तो जिंक केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, जो कि है +2। ठीक, बाकी अलग अलग देख लिए थे हमने। बाकी बात कर ली थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिनका डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है उनको कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। किसी भी स्टेट में, है ना, उनके जनरल जो स्टेट है उसमें या किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उन्हें कहेंगे हम ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन जिनका डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है उनको नहीं कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आपको याद रखना है जिंक, कैडमियम और Hg यानी कि मर्क्यूरी, ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इनके अलावा बाकी सारे, जैसे कि कॉपर भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, तो कॉपर भी फुली फिल्ड होता है, लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो फुली फिल्ड हो कोई नहीं, लेकिन किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में या किसी भी स्टेट में वो क्या होने चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड होने चाहिए, तब जाकर के वो ट्रांजिशन एलिमेंट बने। तो क्या जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी बन नहीं सकते थे क्या ट्रांजिशन एलिमेंट? तो कॉपर बन गया, तो जिंक भी तो बन जाता है किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन बात यही है कि जिंक केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन S से चले गए, तो D में तो अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन ही है। अगर ये +3 शो करता तो शायद ये ट्रांजिशन एलिमेंट बन जाता, लेकिन नहीं शो करता है, केवल +2 ही शो करता है। बाकी इन मेटल्स के साथ भी ऐसा ही है, कैडमियम के साथ भी और मर्क्यूरी के साथ भी। क्लियर है? चलो, बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है ये बहुत बार हमने डिस्कस कर दिया। बाकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनके ज्यादा होते हैं, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा है। क्यों मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा है? क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो कर रहे हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा क्यों है? क्योंकि S और D, N-1 D और NS दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिससे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। ठीक है, क्यों कर रहे हैं पार्टिसिपेट? क्योंकि एनर्जी गैप कम है। बाकी टंगस्टन जो है उसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है पूरे डी ब्लॉक। बाकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिस्कस कर लिया था, ये भी सेम है, जिसकी मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा, जिसकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलो, फिर हमने देख लिया था कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी देता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन, क्योंकि वो होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, फिर भी ज्यादा स्टेबल जो है कंपाउंड को वो कर रहा है ऑक्सीजन। ऐसा क्यों? ऐसा होता है ऑक्सीजन के मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी की वजह से, और फ्लोरीन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। फिर मैग्नेटिक कैरेक्टर हमने देख लिया था, जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो हो जाएंगे हमारे पैरामैग्नेटिक, जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड हैं, तो वो जाएंगे हमारे डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक मूवमेंट हम कैलकुलेट करते हैं μ=√n(n+2) फॉर्मूले से। ठीक है, बाकी हम निकाल भी सकते हैं हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैग्नेटिक कैरेक्टर का ऑर्डर भी हम निकाल सकते हैं इजीली, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं बस। चलिए, फिर कंपाउंड कलर क्यों शो करते हैं? डी ट्रांजिशन की वजह से। बहुत बार इसको डिस्कस हम कर चुके हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल हमने डिस्कस कर ली थी।
इससे हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन सा कलर ये एब्जॉर्व कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग एमिट कौन सा कलर करेगा। मान लो ब्लू एब्जॉर्व करा है तो ऑरेंज एमिट करेगा, येलो एब्जॉर्व करा है तो वॉयलेट एमिट करेगा, वॉयलेट एब्जॉर्व किया है तो येलो एमिट करेगा, ग्रीन एब्जॉर्व किया है तो रेड एमिट करेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल बनाते हैं। या ब्लू और ग्रीन के बीच का कोई कलर एब्जॉर्व किया है तो रेड और ऑरेंज के बीच का कोई कलर शो करेगा, वॉयलेट और ब्लू के बीच का कोई कलर एब्जॉर्व किया तो इनके बीच का कोई कलर ये शो करेगा। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल हमारी हेल्प करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा करेक्ट होती है, कई बार जो है कलर में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलते। बाकी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, या हम कहें कि कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जो डी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो नहीं करते, वो कलर शो करते चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने MnO4 नेगेटिव की बात की, ठीक है, आगे हम देखेंगे इसको। ये कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म करते हैं, क्यों फॉर्म करते हैं, स्मॉल साइज है, हाई न्यूक्लियर चार्ज है, वैकेंसी है, वैकेंसी यानी कि अवेलेबिलिटी है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, अलॉय बनाते हैं, जो कि सिंपल सी बात है, अलॉय तो बनाएंगे ही। अच्छा, अलॉय मेटल और जरूरी नहीं कि मेटल से मिलकर ही बने, मेटल और नॉन मेटल से मिलकर भी बनता है। ठीक है, जैसे स्टील है, स्टील हमारा अलॉय है, तो ये मेटल यानी कि आयरन और नॉन मेटल जो कि कार्बन उससे मिलकर के बनता है। ठीक है, बाकी ब्रास ब्रॉन्ज ये तो मेटल के ही अलॉय है। बाकी अलॉय एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जो हम अच्छे से जानते हैं। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड में पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में बात की थी। ये बनता कैसे, अच्छा यहाँ पर सीधा से फ्लो चार्ट जो हमने बनाया था, ये ब्लू बटरफ्लाई आपको, अच्छा ये हमने इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट में देख लिया था, और कैसे जो है यहाँ पर एक्शन ऑफ हीट के बारे में बात की थी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखी थी। सेम ऐसे ही हमें पोटेशियम पर मैग्नेट के केस में भी देखनी है। चलो, Cl नेगेटिव आयन का जो आइडेंटिफिकेशन है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के बारे में बात की थी, यहाँ पर कॉन्फर्मेशन टेस्ट देख लिया था। फिर हमने परऑक्साइड के साथ रिएक्शन के बारे में बात की थी, जहां पर ये बनाता है ब्लू बटरफ्लाई, इसमें होती है 2 परऑक्साइड लिंकेज। ठीक है, चलो, तो ये था हमारे पास एक फ्लो चार्ट हमने बनाया था, जहां पर हमने इससे रिलेटेड सारी रिएक्शन लिखी थी। जैसे आप पहली रिएक्शन है ये नंबर 1, यहाँ पर क्या है, क्रोमेट और से हमने क्या बनाया, इसके साथ फ्यूजन मिक्सचर डाल करके हमने Na2CrO4 बनाया, इसके साथ H2SO4 डाल करके सोडियम डाइक्रोमेट बनाया, और KCl के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम डाइक्रोमेट हमें मिल गया। इसे कूल करेंगे तो हमें ऑरेंज क्रिस्टल भी मिलेगी पोटेशियम डाइक्रोमेट की। नेक्स्ट हमने देखा स्ट्रॉन्ग हीटिंग से ग्रीन कलर की गैस हमें मिलती है। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट बात ये की कि परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ब्लू बटरफ्लाई हमें मिलती है। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि यहाँ पर क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट भी इससे होता है। कोई कंपाउंड लेना है हमें जिसमें Cl नेगेटिव आयन हो, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CrO2Cl यानी क्रोमिल क्लोराइड गैस के वेपर्स हमें यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट इसका एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये भी हमने देखा। तो एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने पूरा ये डिस्कस कर लिया था। फिर क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम हमने देख लिया था। पीएच अगर 4 से ज्यादा है तो बेसिक, और 4 से कम है तो एसिडिक। कैसा कलर शो करेगा, एसिडिक में येलो सॉल्यूशन से ऑरेंज सॉल्यूशन, यानी क्रोमेट येलो सॉल्यूशन, डाइक्रोमेट ऑरेंज सॉल्यूशन, इस तरीके से। फिर पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द मैग्नेट एंड परमैंगनेट आयन, द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट। तो ये देखो, एक यहाँ पर मैग्नेट दिया हुआ है टेट्राहेड्रल मैग्नेट आयन, जो कि है ग्रीन कलर का, इसलिए ग्रीन से ही ड्रॉ किया हुआ है। और पर मैग्नेट आयन इन आयन टेट्राहेड्रल, और ये देखो ये है पर मैग्नेट आयन, जिसको पर्पल कलर से ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि ये पर्पल कलर का। ठीक है, द ग्रीन मैग्नेट पैरामैग्नेटिक विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट पर मैग्नेट इज डायमैग्नेटिक, यानी कि सिंपल सी बात है, ये हमारे पास है पैरामैग्नेटिक, ये है डायमैग्नेटिक। कैसे पता चला, चलो तो शुरू से देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर Mn है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पर ये है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, चलो अब पहली चीज तो ये हमने देखा कि ये क्या है, यहाँ पर अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3 हाइब्रिडाइज दिख रहा है ना, spp, sp3 हाइब्रिडाइज दिख रहा है, यानी कि ये क्या है, टेट्राहेड्रल। स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है,
है स्टेरिक नंबर 4, तभी तो हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तभी तो हुआ ये टेट्राहेड्रल। सेम यहाँ पर भी देखिए तो यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिख रही है और ये भी क्या है, टेट्राहेड्रल ही है, स्ट्रक्चर भी हमें दिख रहा है। ठीक, कुछ चीजें हैं जो नोट कर लेनी जरूरी है। ठीक, चलो अब दूसरी चीज ये है कि अगर हम देखें तो ये है क्या, MnO4 2 नेगेटिव, और ये क्या है, ये है MnO4 नेगेटिव, जो हमने यहां पर भी देखा, मैग्नेट और परमैग्नेट। क्लियर। अब हमने कहा कि ये हमारे पास है पैरामैग्नेटिक और ये है डायमैग्नेटिक। कैसे पता चला, अगर हम Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होती है, 3d5, क्या होती है 3d5 4s2। ठीक है, लेकिन यहां पर Mn है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहां पर 3d में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 3d में एक इलेक्ट्रॉन है, 3d में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि d में एक इलेक्ट्रॉन है, एक कैसा है, अनपेयर्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, अनपेयर्ड, जिस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे कि कैसा है ये, जिस वजह से ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक नेचर का है। कैसा है, पैरामैग्नेटिक नेचर का है, अनपेयर्ड। दूसरी चीज है, कलर शो कर रहा है, कैसे कलर का है, ग्रीन कलर का है। किस वजह से है ग्रीन कलर का, डी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो किस वजह से ग्रीन कलर का है ये, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है, तो कलर ये कैसे शो कर रहा होगा, कैसे शो करते हैं हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर, डी डी ट्रांजिशन की वजह से, तो यहां पर हो रहा होगा डी डी ट्रांजिशन, जिस वजह से ये कलर शो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ना लिख करके तो ऐसा कर लेते हैं कि यहां पर ही आ जाए पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक। अच्छा, नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, ये है पर्पल। क्या ये भी डी डी ट्रांजिशन की वजह से पर्पल है क्या, चलो देख लेते हैं क्यों है पर्पल। अभी हमने ये कहां पर पढ़ा था, अभी हम पढ़ रहे थे, तो अभी हमने रिवाइज भी किया। ठीक है, तो जिसने ध्यान से रिवाइज किया होगा उसने तो समझ लिया होगा, जिसने ध्यान से नहीं किया होगा उसको यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पर भी क्या है, मैग्नीज सेम है ना, 3d5 4s2। अब यहाँ पर ये क्या है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो Mn जब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 और 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन तो गए, 3d में होंगे 0 इलेक्ट्रॉन, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना तो कोई पेयर्ड ना तो कोई अनपेयर्ड, तो जिस वजह से इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये कैसा है, डायमैग्नेटिक। कैसा है, डायमैग्नेटिक। अब डी में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो पर्पल कलर कैसे शो कर रहा है, कि हमने तो ये पढ़ा ना कि कलर शो कैसे करता है कंपाउंड, डी डी ट्रांजिशन की मदद से, डी डी ट्रांजिशन से कलर शो करते हैं। डी डी ट्रांजिशन होता क्या है कि जब हमारा ये जो डी सबशेल है, ये डी सबशेल है, ठीक है, अब ये डी जनरेट है, फिर इससे कोई एनर्जी दे, तो ये हो जाएगा बैरी सेंटर। ठीक है, बैरी सेंटर हम यहाँ पे बनाएंगे ना, तो ये स्प्लिट हो जाएगा T2G और EG में, है ना, T2G EG और T2G, इस तरीके से अलग अलग ऑक्टाहेड्रल में, अलग टेट्राहेड्रल में अलग अलग तरह से स्प्लिटिंग होती है। मान लो यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और फिर एक्साइटेड होकर यहाँ पर चला जाएगा। अब एक्साइटेड स्टेट में ये ज्यादा स्टेबल नहीं रहते हैं, तो जिससे ये क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा और वापस से नीचे आ जाएगा। जब ये एनर्जी एमिट करेगा विजिबल रीजन में तो हमें कलर शो होता है। ठीक है, विजिबल रीजन में अगर ये कलर एनर्जी एमिट करता है, यानी कोई वेवलेंथ ही एमिट करेगा, विजिबल रीजन में अगर वो आती है तो कलर हमें दिखता है। ज्यादातर कंपाउंड का कलर हमें इसी वजह से दिखता है
ठीक है, लेकिन इसके लिए डी में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब यहाँ पर तो डी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये कैसे कलर शो करता है? ये कलर शो करता है बच्चों, जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया था, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। ठीक है, अभी ये जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से जो कलर शो होते हैं, अब ये जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है, इससे जो कलर शो होते हैं वो काफी इंटेंस कलर होते हैं, यानी कि ये काफी इंटेंस कलर शो करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये बात हो गई। हम कह सकते हैं एक तरह से दोनों में हमने कंपैरिजन कर लिया है। दोनों sp3 हैं, टेट्राहेड्रल हैं, लेकिन एक पैरामैग्नेटिक है, एक डायमैग्नेटिक है। एक कलर शो करता है dt ट्रांजिशन से, एक कलर शो करता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आप इसे नोट कर सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया क्या क्या डिफरेंस दोनों के बीच में है, मैग्नेट और पर मैग्नेट आयन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पर्पल कलर क्रिस्टल ऑफ KMnO4, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है। बात करते हैं, सबसे पहला हमारे पास है हीटिंग इफेक्ट। तो जब हम इसे हीट करते हैं 513 केल्विन पर, तो हमें मिलता है K2MnO4 जो होता है ग्रीन कलर का, साथ में MnO2 और O2। नेक्स्ट ये डिकम्पोजिशन भी शो करता है, एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 डिकम्पोजेज एज। तो देखो ये डिकम्पोज कैसा होता है, MnO4 नेगेटिव, तो डिकम्पोज कैसा होगा, MnO4 2 नेगेटिव, MnO2 और H2O। ये रिएक्शन आपने कहीं पर देखी होगी, अभी कुछ समय पहले हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी। तो यहाँ पर ये दो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देख ली है। पहला कि हीटिंग इफेक्ट क्या है, यहाँ पर K2MnO4 मिलता है हमें जब इसे हीट करते हैं 513 केल्विन पर। फिर डिकम्पोजिशन भी ये शो करता है, एसिडिक डिकम्पोजिशन ऑफ KMnO4 डिकम्पोजेज एज। कैसे डिकम्पोज होता है, MnO4 2 नेगेटिव और MnO। क्लियर है? चलिए इतना नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम डिकम्पोजिशन की देखें, तो यहाँ पर हो रहा है सेल्फ डिकम्पोजिशन विदाउट हीट, बिना हीट किए हुए सेल्फ डिकम्पोजिशन। अच्छा इंपॉर्टेंट ये, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय सनलाइट, देयरफॉर वी केप्ट KMnO4 इन डार्क कंटेनर्स। तो आपने अपनी लैबोरेटरीज में देखा होगा कि KMnO4 को हमेशा हम डार्क कंटेनर्स में रखते हैं, क्योंकि ये सनलाइट से भी कैटलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सेल्फ डिकम्पोज होती है बिना हीट करे हुए, हीट करने की जरूरत भी नहीं है, सनलाइट से ही रिएक्शन हो जा रही है। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो एसिडिक मीडियम में भी, न्यूट्रल मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी अगर हम देख रहे हैं, तो ये क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही हैं, जो कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।